नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। रूसी हमले में हुई छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय ने जताया दुख। कर्नाटक का रहने वाला था छात्र। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के कई स्टूडेंट्स, कटिमा के ऋषभ लोहिया के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री धामी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री धामी का खटीमा दौरा, बनखंडी महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक तो कनखल में जगतगुरु शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद, फिर से सरकार बनने का किया दावा। केदारनाथ धाम में भक्तों का इंतजार खत्म। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे कपाट। 2 मई को धाम के लिए प्रस्थान करेगी डोली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से गांव में मची अफरा तफरी, लोगों ने भागकर बचाए जान तो 9 परिवारों के 67 लोगों ने स्कूल में ली शरण। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन में रूसी हमलों से हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में हमले तेज कर दिए। इन हमलों में कर्नाटक के रहने वाले भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि खार्किव में जो हवाई हमले हो रहे हैं उसमें एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। इसको लेकर मंत्रालय ने दुख जाहिर किया। मंत्रालय छात्र के परिवार के साथ संपर्क में है, परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की ओर से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लगातार प्रयास हो रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी भी हो रही है। इसी कड़ी में दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बच्चों की अगवानी की। वहीं यूक्रेन में फंसे 218 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का 8वां विमान हंगरी के बुडापेस्ट से नई दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यात्रियों को रिसीव किया। यूक्रेन में कई स्टूडेंट्स पढ़ाई करने गए थे, उन्हें अब वतन वापसी का इंतजार है। सभी छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के भी कई स्टूडेंट्स और परिवार यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके परिजनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाने की बात कही। मुख्यमंत्री धामी लोहिया हेड रोड पर रहने वाले ऋषभ लोहिया के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषभ की वापसी की बात कही। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल पर ऋषभ से बात की, जहां ऋषभ ने बताया कि वो हंगरी पहुंचे हैं। ऋषभ के परिजनों ने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद भी दिया। चलिए, हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहाँ पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियाँ मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहाँ से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पर हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहाँ से उनकी व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की। परेशान थे, आज इन लोगों की वजह से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरा पोता है वो दूता और बहुत खुशी है मेरे को। आज उसकी वजह, इनकी वजह से आज ये देखने के दिन आए मुझे। पहले तो हम बहुत परेशान थे। और सबके बच्चे आ जाए वहाँ से, वो हमारे बच्चे हैं सब, वो जितने भी है ना वहाँ हमारे बच्चे परेशान में है। वो बच्चे आ जाए सबकी खुशी से आ। लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात भारतीय सैनिक दिनेश लोहिया का बड़ा पुत्र ऋषभ लोहिया यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, लेकिन
ऋषभ को क्या पता था कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग उनके भविष्य और जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। ऋषभ की मां का रो रो कर बुरा हाल है और ऋषभ के पिता दिनेश लोहिया भी फौज से छुट्टी लेकर खटीमा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं से बीच ऋषभ लोहिया अपने दोस्तों के साथ डर के साए में यूक्रेन में जीने को मजबूर है। परिजनों से वीडियो कॉल में ऋषभ लोहिया ने बताया कि वो लोग पोलैंड की सीमा पर पहुंचे थे, जहां पोलैंड की सरकार ने उन्हें पोलैंड की सीमा में दाखिल होने से रोक दिया और बाद में फिर से अपने हॉस्टल पहुंच गए। उन्होंने वीडियो कॉल कर सरकार और भारतीय एम्बेसी से मांग की है कि वे उसे और उन जैसे हजारों भारतीयों को जो अपने वतन वापस आना चाहते हैं, सरकार उन्हें जल्द से जल्द वापस भारत लाए। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव में है, उसका नाम ऋषभ लोहिया है। वो MBBS के लिए गया था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे फंस गया बुरी तरह से। उसको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, उनको रहने की दिक्कत आ रही है। वो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, समझ नहीं आ रहा बच्चों को हम क्या करें। हाँ, मेरे बच्चे से बात हुई है तो बोला कि मम्मा यहाँ के हालात बहुत खराब है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें पोलैंड के लिए गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी करके गए थे, अपने रिस्क में गए थे, लेकिन वहां से भी फिर एंट्री नहीं मिली उन लोगों को, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो लोग वहां से वापस आए कॉलेज में वापस आए तो फिर अचानक से बोलता है कि सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे भी अटैक होने वाला है, तो हमें यहाँ से भी निकलने के लिए बोला गया है। मेरे हस्बैंड लद्दाख में है, वो लद्दाख में वो भी वहाँ पे अभी आ नहीं पा रहे हैं वहां से, और रास्ते में है वो भी बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है हमारी गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारे बच्चे को वहां से निकाल दी। तो वहीं मंगलौर का छात्र मोहम्मद रहीम 3 दिन से रोमानिया के एयरपोर्ट पर घर लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक एयरलिफ्ट नहीं हो पाया। ऐसे में परिजन काफी चिंतित है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मंगलौर के मोहल्ला किला का रहने वाला मोहम्मद रहीम गया हुआ है। यूक्रेन से निकलकर रोमानिया की सीमा में तो प्रवेश कर गया, लेकिन अभी तक वे एयरलिफ्ट नहीं हो पाए हैं। मंगलौर क्षेत्र के 3 अन्य छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजन लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। मेरा बेटा मेडिकल MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, इवानो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब से ये युद्ध हुआ है, सारे अभिभावक किसी भी बच्चे के हों वो सब परेशान हैं। बच्चा मेरा भी परेशान रहा, वहाँ रहते हुए उससे संपर्क रहा, लेकिन उसके बाद वो अपने लेवल पे किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस कर गए वो, और अब वर्तमान समय में वो रोमानिया एयरपोर्ट पर है 3 दिन से, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो पा रही कि वो निकल जाए। चूँकि भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है वो इतनी कम है कि वहाँ बच्चों को जो है ना नहीं लाया जा पा रहा। बच्चे 3000 से ज़्यादा अभी भी बॉर्डर क्रॉस करके एयरपोर्ट पे पड़े हैं, और सिर्फ 245 या 250 बच्चे ही एक। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर हरिद्वार के पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्र पुरी की अपील है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। यूक्रेन में फंसे बच्चों और परिवारों की सकुशल वापसी को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना भी उन्होंने की। महाशिवरात्रि के मौके पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्थित पौराणी बनखंडी महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की। तो वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में महाशिवरात्रि के पर्व की धूम है। इस मौके पर होन बनखंडी महादेव के मंदिर में भी जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद उन्होंने लिया। साथ ही भगवान महादेव से उत्तराखंड और भारत की तरक्की करने की मंगल कामना की गई। का पर्व हमारे यहाँ पर हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर बनखंडी महादेव का मेला भी लगता है, जो कि हमारा पूरे इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों का बहुत ही आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। बनखंडी बाबा हम सब पर कृपा करें, महादेव पर सब कृपा हर प्रकार से सभी लोगों के घर में सुखी हो, शांति हो, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य हो, अच्छा हो, सबके मनोकामना भगवान पूर्ण करें। और आज महाशिव सभी जगह जलाभिषेक चल रहा है, महाअभिषेक चल रहा है
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे प्रदेश की भी निरंतर प्रगति करें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सारे कार्य विघ्न बाधा जितनी भी हैं सारी समाप्त हों, सारे काम हमारे संपन्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सकुशल वापसी पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के लिए वे बिल्कुल आश्वस्त हैं। प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ग्राम पंचायत सारी के राजस्व ग्राम झालीमठ के ठीक पीछे कावेरी गदेरे की ओर से अचानक हुए भूस्खलन से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर भागकर बामुश्किल जान बचाई। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक 2 गौशाला व 2 शौचालय भरभराकर मलबे के साथ कावेरी गदेरे में समा गए। तो वहीं भूस्खलन के दौरान कई मकानों पर दरारें आ गई। इस घटना से सहमे 9 परिवारों ने प्राथमिक स्कूल में शरण ली। उत्तराखंड के जसपुर स्थित मालधन क्षेत्र में ढेला बैराज को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के कार्य की आड़ में ठेकेदार धड़ल्ले से अवैध खनन कर चांदी कूट रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम ने पोकलैंड मशीन को अवैध खनन करते पकड़ा। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया बेखौफ है। तो वहीं डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैराज में हमने पहले भी पोकलैंड मशीन पकड़ी थी और उसको अभी हमारी कस्टडी में है और इसके बाद अभी मुझे शिकायत मिल रही कि उसके नीचे भी अभी खनन किया जा रहा है, तो मैं अपनी टीम भेजकर उस पर कार्रवाई करूँगा। और सर मौके पर अगर कुछ मिलता है तो क्या होगा उस पर कार्रवाई? मौके पर जो भी खनिज मिलेगा उसको जब्त किया जाएगा। भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर वृष लग्न में खोले जाएंगे। इसके बाद आराध्य देव की 6 माह की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से 2 मई को अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। उत्तराखंड के दिनेशपुर में शिवरात्रि पर 300 वर्ष पुराने रामबाग शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि प्राचीन रामबाग शिव मंदिर में शिवरात्रि पर 6 दिवसीय भव्य मेले का शुभारंभ हुआ। ऐसे में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनसे सुख समृद्धि की कामना रामबाग मेले का आयोजन किया गया आदिवासी शिव मंदिर समिति द्वारा, जिसमें पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और भंडारे की व्यवस्था है। जो हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हमने कांवड़ का टेंट बना रखा है। यहाँ के व्यवस्था के लिए हमारे पास वॉलेंटियर है, 20 वॉलेंटियर है, बाकी हमारे पुलिस प्रशासन है, जिस वजह से हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। 300 साल से ऊपर ये पुराना है, ये आदिवासी शिव मंदिर है और ये मेला के पावन चल रहा है। कई हजारों की संख्या में यहाँ जल विषय कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं कांवरिया जल विषय कर रहा है। शुरुआत परिवार में कोई नहीं थे, हमारा एक ही था परिवार में, तो परिवार का हिमालय गया, हिमालय से फिर हिंगलाज आया, हिंगलाज से फिर गया आया, तो 2 बच्चों को लेकर साथ लेकर आया। करीबन 12 साल में वो लौट कर आया पैदल की रास्ते। हमारे यहाँ पे इस मंदिर की इतने मान्यता है कि सब दूर दूर से आते हैं, सब कांवरिया आते हैं, जल चढ़ाते हैं और सबकी हर मनोकामना पूरी होती है। और हमारे शिव जी की यहाँ की विशेषता ये है कि 4 प्रहर में अलग अलग रंग बदलते हैं।
तो वहीं बागेश्वर के बागनाथ मंदिर और नीलेश्वर महादेव मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा। महादेव की पूजा करने से पहले शिव भक्तों ने सरयू नदी में स्नान कर बागनाथ मंदिर में काल भैरव और कालिका मां सहित देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए परिसर में घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ जी के दरबार में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। भक्ति है जो उन्हें लाइन में लगा रही है, इतनी लंबी लाइन होके भी वो रुके हैं अभी तक। और देख रहे हैं आप भी कि कितनी लंबी लाइन है, सुबह से यहाँ भक्तजन आए हुए हैं और मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन में रुक के फिर भी वो अब मतलब व्रत भी रखा है। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बागनाथ जी के मंदिर में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। शिवरात्रि का अवसर है, भोले बाबा की शादी है, तो हम भी बाबा के दर्शन के महाशिवरात्रि के अवसर पर ऋषिकेश के पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर सहित चंद्रेश्वर और वीरभद्र महादेव मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। हर तरफ हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंजता रहा। तो वहीं उत्तराखंड के झबरेड़ा थाना क्षेत्र स्थित लखनौता पुलिस चौकी के सामने सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि लखनौता पुलिस चौकी क्षेत्र से किसानों का ट्रैक्टर चोरी होने के बाद इसकी शिकायत झबरेड़ा पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक चोरों को पकड़ा नहीं है। पुलिस की ओर से सिर्फ उन्हें आश्वासन ही अब तक मिला है। साथ ही किसानों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। इसी बीच थानाध्यक्ष से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म किया। यह जो कटर मशीन लग रही इसी पर से उठा लिया और पुलिस प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि पहली तारीख तक ट्रैक्टर जो है आपको बरामद करा दिया जाएगा या फिर अपराधी जो ट्रैक्टर उठाने वाले थे वे आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहाँ हर हफ्ते कोई मोटरसाइकिल या कुछ ना कुछ आपराधिक कार्रवाई हर हफ्ते होती रहा है और पुलिस जो है इसमें मूक दर्शक ही बनी रहा है। हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक एसएसपी यहाँ से नहीं आएंगे, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे ये दोनों चारों तरफ के। इसमें नरेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, टिकोला के रहने वाले। इनका यहाँ पे लकड़ी का टाल है, जिसमें इन्होंने 22 तारीख को बता रहे हैं 7:30 बजे अपना ट्रैक्टर खड़ा किया था और ट्रैक्टर में इनकी चाबी लगी हुई थी। तो इनका कहना है कि आधा घंटे बाद आए तो इनका ट्रैक्टर यहाँ से मौके से गायब मिला। इनकी सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा रजिस्टर्ड किया है और उसकी तलाश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जो हमारे ज़िले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन सभी को हमने सूचना दे दी है और इसमें सुराग रस्सी पतासी करके जल्दी इसको वर्कआउट करने का प्रयास किया जाता है। तो वहीं सितारगंज में वनकर्मियों ने गोठा गांव में एक महिला के पास से 4 साइबेरियन पक्षी बरामद किए, जिसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल जुर्माना वसूल कर आरोपी महिला को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कार्रवाई वन क्षेत्राधिकारी बाराकोली जेपी डिमरी के आदेश पर की गई। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।